Hello everyone, myself Parul Sethia and I have completed my UG from College of Agriculture Sumerpur under the Agriculture University Jodhpur, Rajasthan. I secured All India 60th rank with a score of 337 in ICAR PG exam from the Plant Science group. So first of all, I would like to thank AgriDoctor for providing me their platform to share my experience with you. So today I will be discussing with you all the important things that आपको कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्या क्या बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ओके, तो सबसे पहले अगर हम पेपर एनालिसिस की बात करते हैं तो पेपर का जो लेवल था वो लास्ट 1 to 2 ईयर्स के कंपैरेटिवली जो था वो एक थोड़ा डिफिकल्ट लेवल था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें टैकल करना या जिन्हें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता था। तो हमें मेजरली किस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा जो कंसेप्ट रहे, हमें जो कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो बहुत अच्छे से करने हैं। हर एक टॉपिक जो भी सिलेबस के अंदर हमें दिया गया है, हमें उन सभी टॉपिक्स का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली समझ आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि हम ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट ईयर किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारा फोकस रहना चाहिए कि हमारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो और हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कब करनी चाहिए। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन एक बेसिक जो स्टार्ट कर ली थी वो 3rd ईयर में की थी, बिकॉज प्लांट साइंस जो है वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, राइट। तो वास्ट सब्जेक्ट है तो इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, तो बहुत सारे सिलेबस रहता है, बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं। तो हमें हमारे सोर्सेज को बहुत ही लिमिटेड रखना है कि हमें सिर्फ इतनी ही बुक्स पढ़नी है या हमें यहाँ से ये रेफरेंस सोर्स लेने हैं। तो अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आप उस अकॉर्डिंग धीरे धीरे अपना स्टार्ट कीजिए, अपने सोर्सेज देखिए कि आपको कौन सी बुक अच्छे से समझ आ रही है। कि ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत डिफिकल्ट बुक ही लेके आनी है। अगर हमें बीडी सिंह समझ में नहीं आ रही है तो हमें बिल्कुल भी उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो हमें नहीं करना उस पर फोकस, हम कुंदन सिंह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 4th ईयर के अंदर भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम इतने एक्सपेरिमेंट में नहीं लगाना है कि हमें क्या क्या चीज़ें ये भी हम ट्राई करके देख लें या ये भी कर लें, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही प्रीशियस है। तो इसीलिए आप अपने सीनियर से, अपने प्रोफेसर से गाइडेंस ले सकते हैं कि उन्हें आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बुक लिस्ट की बात करते हैं तो बुक लिस्ट की अगर हम बात करें तो हमें जेनेटिक्स के लिए फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स बाय बीडी सिंह, जो कि बहुत बेसिक और बहुत फंडामेंटल बुक है, उसे फॉलो करना है आपको। और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव जो है वो भी बीडी सिंह और बीके प्रसाद की जो बुक है उनसे करना है। इन ऑब्जेक्टिव के पीछे कुछ अपेंडिसेस दिए जाते हैं, कुछ टेबल्स दिए जाते हैं जिनके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को एक चार्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उस चीज़ में मेरी थोड़ी कमी रही थी, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं किया था। तो कभी कभी हमें नहीं पता होता कि कोई एक एग्जैक्ट पॉइंट, जो एग्जैक्ट फैक्ट है वो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आप उनको प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ें। एक जो जेनेटिक्स के लिए मैं बहुत हाईली रिकमेंडेड बुक है वो है जेनेटिक्स मेड इजी। जेनेटिक्स मेड इजी जो है ये एक वेल समराइज्ड बुक है, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको एज इट इज़ वो चीज़ याद रखनी है, वो एक वेल समराइज्ड फॉर्म में, 1 लाइनर की फॉर्म में आपको दी गई है उस बुक में। उस बुक को आपको एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। इट इज़ नॉट अ लेंथी बुक। अगर हम बात करें प्लांट ब्रीडिंग की तो प्लांट ब्रीडिंग के लिए मैंने बीडी सिंह और फुंदन सिंह दोनों का रेफरेंस सोर्स लिया था, जिसमें फुंदन सिंह को बहुत थॉरली लाइन टू लाइन समझा था मैंने, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो रहती है वो बहुत ईजी रहती है समझने के लिए, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है उनको समझ में आ जाती है। बीडी सिंह का थोड़ा सा डीप कंसेप्ट ज़्यादा रहता है, तो बीडी सिंह आपको पूरी नहीं पढ़नी है। बीडी सिंह के अंदर आप सिर्फ कुछ मेजर टॉपिक्स को देख सकते हैं, लाइक जो स्टार्टिंग के टॉपिक हैं आपके जेनेटिक रिसोर्सेज के हैं, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी हो गया, और जो नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी जो मिसलेनियस के टॉपिक्स दिए गए हैं लास्ट में, आप उनको देख सकते हैं उसमें से। ऑब्जेक्टिव के लिए सेम रहेगा जेनेटिक्स की तरह ही, जो बीडी सिंह और बीके प्रसाद की ऑब्जेक्टिव की बुक है, आप उसे फॉलो करें। इसके अलावा ब्रीडिंग के अंदर भी हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग मेड इजी बुक रहती है, सिमिलर टू जेनेटिक्स, सेम राइटर है, तो उसके अंदर भी बहुत वेल समराइज्ड फॉर्म के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, उसे भी आप बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे पास प्लांट पैथोलॉजी, जो कि सबसे ज़्यादा वेल फोकस्ड सब्जेक्ट रहता है और जो बहुत सारे स्टूडेंट का एक वीक सब्जेक्ट होता है कि उसको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी रहती है, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा आई थी। तो इसके लिए मैंने जो रेफ़र किया था वो सबसे पहले मैंने अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए जो हमारा ग्रेजुएशन के अंदर कोर्स रहता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का, तो उसको मैंने टीएनयू के नोट से पढ़ा। उसके अलावा बुक्स की बात करते हैं तो जो फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस की बुक है बाय एचसी दुबे, इट्स अ वेरी गुड बुक। तो उसके अंदर उस बुक को आपको कम से कम 3 से 4 बार बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके कि क्या क्या चीज़ें उसमें से इंपॉर्टेंट है या मेजर कंसेप्ट क्या क्या है,
राइट। इसके अलावा जो एक बुक मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी दैट इज़ द प्लांट पैथोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय M.K. यादव। ये बुक मैं इसीलिए रेफ़र करती हूँ क्योंकि इस बुक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो इसके अंदर सब चीज़ें डिवाइडेड है, लाइक हर एक कैटेगरी डिवाइड की गई है, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, इस तरीके से, और हर एक कंसेप्ट को क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट के अंदर दिया गया है। बिकॉज एज कम्पेयर टू कि आप पूरा पैराग्राफ के पूरा पेज इतना ज़्यादा उसमें थियोरिटिकल पढ़ें, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर बहुत वेल डिफाइंड आंसर दिया गया है और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है। इसलिए ये बुक बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। इसके अंदर एक और बुक रहती है प्लांट पैथोलॉजी एंड ओवरव्यू बाय M.K. खोखर एंड S.S. शर्मा, बट वो बुक आपको अभी नहीं उसके लिए मतलब उसको नहीं पढ़ना, बिकॉज इट इज़ अ वन लाइनर बुक और वो सिर्फ रिवीजन के लिए एक ओवरव्यू है। तो जब एग्जाम का एकदम पीक टाइम रहता है, जब हमारे पास अराउंड जैसे 2 मंथ्स का टाइम है आपके पास, जब आपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तब आप उस बुक को देखिए। ओके, फॉर द ऑब्जेक्टिव, द सेम ऑब्जेक्टिव बाय उत्पल कुमार भट्टाचार्य फॉर प्लांट पैथोलॉजी। अब बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट की। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो मैंने हमारे सिलेबस के अंदर जो जो माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक्स हैं उनको मैंने कवर किया था। तौरो एंड कपूर की जो बुक है, तो उसके अंदर फर्स्ट 5 to 6 चैप्टर्स एंड लास्ट 5 to 6 चैप्टर्स मीन सिर्फ वही टॉपिक जो हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है, लाइक आपके माइक्रोस्कोप से रिलेटेड हुआ, फूड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बायोगैस एंड कंपोस्टिंग। तो जो जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस के हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को उसमें से मैंने रीड किया, समझा और खुद के नोट्स लिए और सिर्फ उन्हीं नोट्स को रिवाइज किया उसमें से। अब बात करते हैं सी टेक्नोलॉजी की। सी टेक्नोलॉजी के अंदर थ्योरी के लिए मैंने रेफर किया था P.K. अग्रवाल की बुक को, और ऑब्जेक्टिव के लिए बुक आती है रंगनायकी की। रंगनायकी की बुक आपको डायरेक्टली फर्स्ट टाइम में रेफर नहीं करनी है जब तक आप अपना कंसेप्ट या थ्योरेटिकल पोर्शन अपना अच्छे से क्लियर नहीं कर लेते हैं, क्योंकि रंगनायकी की बुक के अंदर कई क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो थोड़े से गलत दिए गए हैं। तो जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते, आप डायरेक्टली उन आंसर्स को नहीं रट सकते हो आप, जैसे कि आपको बाद में उसमें प्रॉब्लम आएगी अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आ गया, क्योंकि उसमें आंसर्स के अंदर थोड़ी करेक्शन है। अब बात की जाती है प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत कोई स्पेशली मैंने बुक को रेफर नहीं की थी, इसके लिए मैंने सिर्फ जो एलन के नोट्स रहे थे जिसमें बहुत फंडामेंटल सी चीज़ें आपके फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये टॉपिक्स दिए गए हैं, उनको कवर किया था मैंने। बायोकेमिस्ट्री के लिए भी सेम हमने नोट्स ही रेफर किए थे मैंने। और अब बात करते हैं हमारे पास जनरल एग्रीकल्चर। तो जनरल एग्रीकल्चर के अंदर मेनली मैंने जो कवर किया था वो थी द कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ जनरल एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंडा। तो इट्स अ वेरी फंडामेंटल बुक और सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स नॉर्मली वो पढ़ के रखते हैं अपने सेमेस्टर के टाइम पे। तो मैंने उसी बुक को रेफर किया और कुछ सब्जेक्ट जो मुझे लगे वो मैंने अरुण कात्यन से रेफर किए थे। अब बात करते हैं हमारे पास टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस। टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है हमारे प्रिपरेशन के टाइम पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में गलती करते हैं कि अगर टेस्ट के अंदर मार्क्स स्कोर नहीं होते हैं या अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं इनिशियली, तो उनको ऐसा होता है कि यार टेस्ट देंगे तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ जाता है कि नहीं तो हम टेस्ट नहीं देते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है कि इवन अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आपको सिर्फ ट्राई करना है कि आपको अपने लास्ट मार्क्स से अपने आप को इम्प्रूव करना है, राइट क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको एक एनवायरनमेंट देती है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ के या डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे करके हमें उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है जो हमें एक रीसेंट जो करंट पैटर्न रहा है एग्जाम का उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज असर्शन रीजन जो है वो सबसे ज्यादा मेनली फोकस्ड किए जाते हैं। तो जब तक हम असर्शन रीजन के अकॉर्डिंग कंसेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो आपको टेस्ट सीरीज डेफिनेटली करनी है। तो आपको जहां पर भी लगे कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको अच्छे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो आप वो टेस्ट सीरीज को रेफर कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें हमें गलतियां हमारी रह जाती हैं, तो फर्स्ट थिंग तो नोट टेकिंग। नोट्स आपको सिर्फ तभी बनाने हैं जब आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को 2 से 3 बार पढ़ ले। क्योंकि मैंने ट्राई किया था कि फर्स्ट टाइम के अंदर रीड किया और उसके नोट डाउन किए मैं। तो जो भी आप बुक या जो भी सोर्स आप रेफर करते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम में नोट्स बनाते हैं तब आपको एक्चुअल में नहीं पता होता कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, तो आप अराउंड 85 to 90% जो कंटेंट है वो एज इट इज़ अपने नोट्स में उतार लेते हैं। तो नोट्स आपको सिर्फ तभी प्रिपेयर करने अपने हैंडमेड नोट्स जब आप उस चीज़ को 2 से 3 बार अच्छे से समझ लें, ताकि आपको ये क्लियर है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हें आपको नोट डाउन करनी है, राइट। अब सेकेंड चीज़ जो हमारे पास रहती है कि एक मिथ होता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के जनरल माइंड में आता है कि हमें कोई बस इतना बता दे कि हमें कितने घंटे स्टडी करनी है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसका कोई भी फिक्स शेड्यूल, फिक्स टाइम नहीं है कि 10 घंटे पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा।
ये कि मिथ रहती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी मेंटल कैपेसिटी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक स्टूडेंट सेम टॉपिक को 2 घंटे में भी कवर कर सकता है और एक स्टूडेंट को उसको पढ़ने में 5 घंटे भी लगते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। द मेजर फोकस इज दैट कि आपको वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इनिशियली आपको टाइम लग भी रहा है तो कोई इशू नहीं रहता इसके अंदर। तो ये चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो लाइक जेनेटिक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है जेनेटिक्स में से। और जेनेटिक्स मेड इजी के अंदर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पोर्शन बहुत ही अच्छे से दिया गया है कि अगर आप एक बार समझ लें अपनी बेसिक फंडामेंटल बुक में से, तो आप उसमें से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो आपके मेजर जो पॉइंट्स रहेंगे जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, वो आपको उस बुक के अंदर एज इट इज़ लाइन टू लाइन आपको मिल जाएंगे। ओके, सेकेंडली बात करते हैं, अब प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जिस तरीके से मैंने बताया, सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। जितने भी पैथोजन, डिजीज साइकिल, डिजीज ट्रायंगल, डिस्पर्जल, सर्वाइवल, जितने भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से क्लियर करना है। हर एक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर करनी है। उसके बाद आपको बुक्स के ऊपर जाना है, ठीक है। और उस बुक को आप जब नंबर ऑफ टाइम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट अप रहेगा। जो डिजीज़ की बात हम इसमें करते हैं कि जो डिजीजेस दी जाती हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की आपको पढ़नी होती है, तो इनिशियली जब भी आप पढ़ें तो फर्स्ट टाइम के अंदर आपको जो भी एक अच्छा सोर्स मिले, आप उसे एक टेबल फॉर्मेट के अंदर प्रिपेयर कर लें डिजीज़ को, कि उसके मोड ऑफ सर्वाइवल क्या है, किस तरीके से उसका प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है। तो ये सब चीज़ें आप उसको अच्छे से पढ़ के रखें, क्योंकि वो आपके कोर्स के अंदर भी आएंगी। तो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी सेमेस्टर के ड्यूरिंग डिजीज वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर करें, जिससे कि उनको अपनी प्रिपरेशन में अलग से प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, राइट। तो आपको जो खासकर प्लांट पैथोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब एक प्रॉब्लम रहती है कि हम माइनर सब्जेक्ट्स को बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि जो ये माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी, सी टेक्नोलॉजी, तो ये पोर्शन जो होता है ये आपका रैंक डिसाइडिंग पोर्शन होता है। क्योंकि मेजर सब्जेक्ट सब बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक लीनियंट रह जाते हैं हमारे माइनर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स को एक बहुत बैलेंस्ड वे से प्रिपेयर करना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जब आप एक मेजर सब्जेक्ट स्टार्ट करें प्रिपेयर करना, तो उसके साथ आप एक थोड़ा थोड़ा अपना एक माइनर सब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए, उसको आप साथ साथ प्रिपेयर कीजिए, तो जिससे कि एक वेल बैलेंस्ड रिवीजन आपका रहेगा उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें मैंने फॉलो की थी। और जनरल एग्रीकल्चर तो आप जैसे जैसे चाहें आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं उसको, हाफ एन आवर 1 आवर जितना आप दे सकें उसके लिए। एक जो मैं एडवाइस आपको देना चाहूँगी वो चीज़ है कि एक्चुअल में 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट थिंग कि आप ट्राई कीजिए कि अगर आपको कोई एक आपके साथ में आपका बैचमेट मिल जाता है, आपका कोई फ्रेंड रहता है जो कि सेम तैयारी कर रहा है, सेम प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप ट्राई कीजिए कि कंसेप्ट्स को डिस्कस करके पढ़ें। क्योंकि डिस्कशन करने से क्या रहता है कि हमारी उस मेमोराइजिंग पावर बहुत स्ट्रांग रहती है कि जब हम किसी से कोई टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं डिस्कशन करती थी। मैं जनरल एग्रीकल्चर के पोर्शन के लिए मेरे क्लासमेट्स भी थे, इवन दो कि उन्होंने सेम सब्जेक्ट से प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। स्टिल बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे आप शेयर करके अपने कंसेप्ट्स को डिस्कस कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका नॉलेज लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड थिंग कि नंबर ऑफ रिविजन्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है रेदर देन टेकिंग मच टाइम इन अ सिंगल रिविजन। कि अगर आपको एक टॉपिक आपको पढ़ रहे हो, आप कोई भी रिवाइज कर रहे हो, तो उसको 1 घंटा देने से बेटर है कि आप उस टॉपिक को 2 बार अच्छे से देखो, हाफ आवर के एवरेज के अंदर। क्योंकि हमारी विजुअल मेमोरी पावर जो रहती है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। तो जैसे पैथोलॉजी वगैरह जो कुछ पोर्शन है, डिजीज वगैरह हैं, जो आपको पता है कि आपको एक बारी में याद रखने पर नहीं होगा, तो आप ट्राई कीजिए कि उसको स्पीडली आप रिवाइज करें, बट नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करें। ओके, सो ये सब चीज़ें रही थी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन हॉल की। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक एग्जाम का प्रेशर, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट रहता है। एक नॉर्मल हम प्रिपरेशन करते हैं तो एक ऑटोमेटिकली एक मेजर एनवायरनमेंट आपको वही मिलता है अपने एग्जाम का, जिसके अंदर हमें मेन चीज़ क्या रखनी है, आपको बहुत ही सेल्फ मोटिवेट रखना है। और एग्जाम देने से पहले जो एक चीज़ आपके माइंड में हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि कैसा भी एग्जाम आए, द मेजर थिंग कि आपको अपना 100% वहाँ पर देकर आना है। ये चीज़ मैं सोच कर गई थी अपने एग्जाम के अंदर कि जैसा भी एग्जाम हो कि मुझे उस चीज़ के अंदर अपनी एफिशिएंसी को रिड्यूस नहीं करना है। तो इसलिए मैंने एग्जाम्स को 3 राउंड के अंदर कंप्लीट किया था। फर्स्ट राउंड के अंदर सिर्फ मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था जिनके लिए मैं एकदम श्योर हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें नेगेटिव मार्किंग सबसे कम रखनी है, हमें नेगेटिव मार्किंग को सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है आपकी स्कोर कार्ड के अंदर।
तो आपको इस चीज़ से ध्यान रखना है, आपको इस चीज़ पे। सेकंड राउंड के अंदर सिर्फ मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को किया था जिनका मुझे लगा कि हमारे पास कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें लगता है कि हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा उन क्वेश्चंस के लिए, हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। और थर्ड राउंड के अंदर मैंने सिर्फ ये चेक किया था कि जो क्वेश्चंस मैंने मार्क किए हैं, क्या मैंने सही ऑप्शन मार्क किया है, मैंने कुछ गलत ऑप्शन मार्क नहीं कर दिया है। और अगर मुझे लगता है कि एक रिव्यू के ड्यूरिंग मुझे कोई क्वेश्चन लगता है कि हाँ इसे मैं अटैम्प्ट कर सकती हूँ, तो मैंने उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया। तो ये एग्जामिनेशन रहा था। तो आपको बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। कोई कुछ भी बोले, आपको एक फेथ होना चाहिए कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको प्लांट साइंस से प्रिपरेशन करनी है, तो या यू कैन अचीव दैट एंड यू कैन क्रैक द एग्जाम। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये चीज़ आपको हेल्प करेगी अपने प्रिपरेशन के अंदर। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द JRF पार्टिसिपेंट्स एंड थैंक यू सो मच। गुड लक।